welcome to GATE Academy. In this video, we will see the effect of seepage. Effect of seepage means यदि water flow हो रहा है आपकी soil से, so what will happen? If the water is flowing, that phenomena is called seepage. तो इस वीडियो में हम सीपेज को एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से वाटर फ्लो होता है एंड इसके कारण सॉइल पर क्या इफेक्ट आता है. यहाँ पर पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपेज. सी देयर आर टू टर्म्स. फर्स्ट इज सीपेज एंड सेकंड इज परमिएबिलिटी. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? When I discuss about the permeability, that time also I have discussed this difference between this seepage and permeability. और डिफरेंस मैंने ये बताया था कि यदि मैं बात करूं फर्स्ट ऑफ ऑल परमिएबिलिटी की, सो परमिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल जो कि वाटर को फ्लो होने को अलाउ करता है. दैट इज द परमिएबिलिटी, इट्स अ प्रॉपर्टी. और जो वाटर फ्लो हो रहा है, ये प्रोसेस को या इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? सीपेज. कि वाटर फ्लो हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सीपेज. And property of the soil which allows the flow of water through its body, through its interconnected voids is called permeability. तो ये बात मुझे क्लियर होती है कि सीपेज is nothing but the flow of water through the interconnected voids of the soil. void से तो वाटर फ्लो होगा और सीपेज होगा. क्या होता है कि सपोज इफ आई से कोई सॉइल सैंपल है जिसमें से कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इज फ्लोइंग. उस वाटर का कोई एक हेड होगा, मतलब उस वाटर में कुछ एनर्जी होगी. यदि मैं आपको कहूं, हेड मींस इन द टर्म्स ऑफ एनर्जी, लेट मी डिस्कस फर्स्ट. यदि मैं आपको कहूं कि एक सॉइल सैंपल है जिसका लेंथ 2 मीटर है और इसके एक एंड पर अवेलेबल हेड, अवेलेबल एनर्जी ऑफ वाटर इज समथिंग इन द मीटर, लेट मी से 2 मीटर, तो उससे वाटर फ्लो हो रहा है क्योंकि हेड डिफरेंस अवेलेबल है. एक दूसरा केस लेता हूं, सेम सॉइल लेता हूं जहां पर अवेलेबल हेड यदि मैं 5 मीटर कर दूं एट द सेम एंड, तो क्या होगा? इस टाइम जो केस नंबर 2 मैंने लिया है, जहां पर हेड मैंने इंक्रीज किया था, उस सिचुएशन में वाटर जब फ्लो होगा तो ज्यादा प्रेशर लगाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट केस जहां पर 2 मीटर ही हेड अवेलेबल था. मतलब वाटर का हेड जैसे जैसे इंक्रीज करता है, वाटर की एनर्जी जैसे जैसे इंक्रीज करते जाती है, और यदि वो वाटर सॉइल से फ्लो हो रहा है तो उतना ज्यादा ये प्रेशर लगाते जाता है सॉइल पर. तो जब भी वाटर फ्लो होता है सॉइल सैंपल से, क्या होता है? इट एक्सर्ट्स द प्रेशर, दैट इज द फ्रिक्शन ड्रैग फोर्स यू कैन से. ये प्रेशर लगने लगता है वाटर द्वारा सॉइल पार्टिकल्स पर. अच्छा, समटाइम्स इट्स गुड, समटाइम्स इट्स नॉट गुड. यदि आप सोचिए इस सीपेज के कारण, इस सीपेज प्रेशर के कारण यदि आपके सॉइल के इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज हो रहे हैं, आपकी सॉइल डेंस हो रही है, इट्स गो टुवर्ड्स डेंसिफिकेशन, डिग्री ऑफ फॉर्मनेस सॉइल की बढ़ रही है, दैट इज गुड फॉर मी बिकॉज आई वांट डेंस सॉइल. सॉइल इज डेंस, इफेक्टिव स्ट्रेस इज मोर, शेयर स्ट्रेंथ इज मोर, बियरिंग कैपेसिटी इज मोर. बट सपोज किसी कारण से वाटर सीप हो रहा है और इफेक्टिव स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, देन डू यू वांट सीपेज? नो, वी डू नॉट वांट. Why? Because effective stress are decreasing. Soil लूज होता चला जा रहा है, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी कम होती चली जा रही है. सो सीपेज के बिहेवियर को स्टडी करना है हमें. अभी फिलहाल में तो हम ये स्टडी, इस वीडियो में स्पेशली ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सीपेज एंड हाउ टू कैलकुलेट द सीपेज प्रेशर एंड व्हाट अदर टाइप ऑफ रिजल्टेंट फोर्सेस ऑकरिंग. इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सीपेज ऑन द इफेक्टिव स्ट्रेस, कि इफेक्टिव स्ट्रेस कब बढ़ेंगे सीपेज के कारण, कब डिक्रीज होंगे. We have three different cases in that. तो यहां पर इस लेक्चर में सीपेज के पहले हम बात करेंगे. सीपेज मैंने बता दिया, इट इज द फिनोमिना और वी कैन से इट्स अ प्रोसेस, एक्शन ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर. मैंने क्या किया, सपोज यहां पर एक मेरे पास सॉइल सैंपल अवेलेबल है. इस सॉइल सैंपल का जो लेंथ है वो मैं मान लेता हूं L है. यदि सॉइल सैंपल का लेंथ L है तो मैं ये भी मान रहा हूं कि फ्लो पाथ भी क्या है? L. सो दिस इज द लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, और आई कैन से फ्लो पाथ. और यहां पर इसके दूसरे एंड पर हमारे पास एक और पीजोमेट्रिक
हेड अवेलेबल है एंड दिस इज दिस वन। यहां पर एक हेड अवेलेबल था आपके पास H2, यहां पर एक हेड अवेलेबल है आपके पास सपोज H1। तो आप देखेंगे कि दोनों के हेड्स में क्या अवेलेबल है, डिफरेंस अवेलेबल है। जब दोनों के हेड में डिफरेंस अवेलेबल है, लेट मी टेल इट इज द पॉइंट A, दिस इज द पॉइंट A, पॉइंट A इज द स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट B इज द एंडिंग पॉइंट ऑफ द सॉइल। यदि आपके पास ये सॉइल सैंपल है जिसका लेंथ L है, आपके सॉइल के एंड के A पर एक पीजोमेट्रिक हेड अवेलेबल है जो कि H1 है, दूसरे एंड पर H2 हेड अवेलेबल है। आप देखिए मैं यहां पर कंफर्म करता हूं फ्रॉम द फिगर H1 is greater than H2. If H1 is greater than H2, head difference is available. यदि हेड डिफरेंस अवेलेबल है तो डेफिनेटली व्हाट विल हैपन, वाटर विल फ्लो। यदि वाटर फ्लो हो रहा है सो फर्स्ट आई शुड अंडरस्टैंड कि वाटर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड। तो यहां से मैं कंफर्म कर रहा हूं कि जो वाटर का फ्लो डायरेक्शन है दैट इज लेफ्ट टू राइट, मींस इन दिस डायरेक्शन है। इस सॉइल सैंपल के थ्रू क्या होगा, वाटर फ्लो होगा और इधर जाएगा। सो यहां पर सपोज ये वाटर था, अब वाटर फ्लो हो रहा है तो जैसे मैंने आपको बताया व्हेनेवर द वाटर फ्लोज व्हाट विल हैपन, हेड डिफरेंस करंट फ्लो हो रहा है। तो हेड जो अवेलेबल है आपके पास, हेड लॉस जो अवेलेबल है वो यदि मैं कह दूं डेल्टा H अवेलेबल है और वैल्यू ऑफ डेल्टा H इज व्हाट, H1 माइनस H2 है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका वाटर जब फ्लो हो रहा है सो इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ऑन द सॉइल सॉलिड्स ड्यू टू डायरेक्ट फ्रिक्शन, जिसके कारण आपके सॉइल सॉलिड्स के थ्रू वाटर फ्लो होते टाइम प्रेशर लग रहा है। अब ये प्रेशर जो होगा उसका जो वैल्यू होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेड अवेलेबल, और इसको हेड को मैं आप कहें तो स्मॉल h से मैं डिनोट कर सकता हूं, हेड लॉस। जैसे जैसे ये हेड लॉस बढ़ता चला जाएगा, मींस यहां पर सपोज हेड और इंक्रीज हो गया, यहां पर और डिक्रीज हो गया, हेड लॉस इंक्रीज हो चुका है, डिफरेंस इंक्रीज हो चुका है। तो आप सोचिए जब यहां पर हेड और इंक्रीज हो चुका है तो ज्यादा प्रेशर से पानी फ्लो होगा, और जब ज्यादा प्रेशर से पानी फ्लो होगा तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा सॉइल पर, तो आपके सॉइल में डेंसिफिकेशन होने के चांस आ जाते हैं, सॉइल डेंस होती है। दैट डिपेंड्स, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा किस तरीके से सॉइल डेंस होती है। यहां पर यदि मैं निकालना चाहूं सीपेज प्रेशर, तो यहां पर समझने की कोशिश करते हैं कि सीपेज प्रेशर क्या है। सीपेज प्रेशर इक्वल टू अवेलेबल हेड H, जो कि अवेलेबल है H, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर H गामा W। अच्छा, अब ये जो प्रेशर है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैं पहले फोर्स की टर्म में यदि इसकी बात करूं, सो सीपेज फोर्स ऑलवेज एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। यदि पानी इधर से इधर फ्लो हो रहा है सो इधर की डायरेक्शन में आपका क्या लगेगा, सीपेज फोर्स लगेगा। सॉइल पार्टिकल्स इधर की डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश करेंगे यदि सॉइल की स्टेबिलिटी कम है, वाटर के साथ फ्लो होने की टेंडेंसी यदि उनमें, तो यहां पर सीपेज प्रेशर मैंने निकाला विच इज इक्वल टू अवेलेबल हेड डिफरेंस, अवेलेबल हेड लॉस आई कैन से, अवेलेबल हेड आल्सो आई कैन से, इनटू यूनिट वेट ऑफ वाटर। H आप निकाल सकते हैं, यूनिट वेट ऑफ वाटर आई नो 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, वी शुड कंसीडर 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। यहां से मुझे सीपेज प्रेशर की वैल्यू पता लग चुकी है। सीपेज प्रेशर आप निकाल चुके हैं तो क्या सीपेज फोर्स निकाल सकते हैं, ताकि मैं डायरेक्शन के टर्म में उधर बता सकूं कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो यदि आप बात करें सीपेज फोर्स की तो क्या बनना चाहिए सीपेज फोर्स, मैं जानता हूं प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। यदि प्रेशर होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया तो फोर्स क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो यहां पर मैं लिख दूं इट इज सीपेज प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। जिस एरिया से वाटर फ्लो हो रहा है दैट इज क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहां पर सीपेज प्रेशर में निकाल चुका हूं अवेलेबल हेड इनटू यूनिट वेट, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस सॉइल सैंपल का मैं मान रहा हूं दैट इज कैपिटल A, सो आई कैन से A इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे कि मैंने बताया कि इस जगह पर ये जो सॉइल है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है मैंने दैट इज A, यहां से लेकर
यहां तक ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपका क्या है, ए है। इस सॉइल सैंपल का लेंथ कितना लिया हुआ मैंने, एल ले रखा है। तो देखते हैं यहां पर क्या मैं इसको इस फैशन में लिख सकता हूं, क्या मैं L by L कर सकता हूं? L is the length of flow. I am not considering L as a length of soil sample. Very important thing, L is the length of flow, जो कि इस पर्टिकुलर केस में लेंथ ऑफ सॉइल के बराबर है। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करते हैं, क्या मैं इसको इस फैशन में लिख दूं, H by L इंटू गामा W इंटू A इंटू L। यहां पर मैं जानता हूं H by L क्या हो जाता है, अवेलेबल हेड डिवाइड बाय फ्लो पाथ, हेड लॉस डिवाइड बाय फ्लो पाथ इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, सो इट इज द वैल्यू ऑफ I। बात करते हैं गामा W, इज द गामा W नो डाउट यूनिट वेट ऑफ वाटर। AL क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ऑफ कोर्स ये क्या बन चुका है आपका, वॉल्यूम V। सो वॉल्यूम V अवेलेबल है गामा WI, तो ये आपका ये क्या आ चुका है, सीपेज फोर्स का वैल्यू आ चुका है। यदि मैं बात करूं सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या मैं निकाल सकता हूं इस तरीके से, सीपेज फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, क्या बनना चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब कोई एक यूनिट वॉल्यूम अवेलेबल है, तो इस इक्वेशन में आप देखेंगे V का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। तो यहां पर यूनिट वॉल्यूम V का जो वैल्यू है दैट विल बी 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 mm क्यूब, वॉट एवर इट इज। ओके, सो यूनिट लेना है आपको। सो I गामा W, ये आपको क्या मिल चुका है यहां सर, सीपेज फोर्स का वैल्यू मिल चुका है। आप देखेंगे यहां पर आपको I गामा W इस द सीपेज फोर्स मिला है, जो कि आपको मिला है किलो न्यूटन पर मीटर में। यहां पर भी आप देख सकते हैं H गामा W, H क्या था, H यहां पर था आपका H था अवेलेबल हेड लॉस, गामा W यूनिट वेट था, तो यहां से मुझे वैल्यू मिला था I गामा W इंटू वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम के लिए मैंने वॉल्यूम को 1 कंसिडर कर लिया, तो मुझे सीपेज फोर्स मिल गया I गामा W इन किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये लग कहां पर रहा है, इट इज ऑकरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। सीपेज ऑलवेज ऑकर्स, सीपेज फोर्स ऑलवेज ऑकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, आपके पास यदि लेंथ अवेलेबल हो विड्थ का हो, तो आप किलो न्यूटन में भी निकाल सकते हैं। आई जस्ट हैव रिटन किलो न्यूटन पर मीटर। ओके, सीपेज फोर्स आप किलो न्यूटन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर 1 मीटर क्यूब लिया है, सो लेट मी राइट द वैल्यू ऑफ फोर्स इन किलो न्यूटन, नो प्रॉब्लम, आई कैन राइट। आगे देखते हैं, आप देखिए यहां पर सीपेज फोर्स अवेलेबल है, मैंने आपको इफेक्टिव स्ट्रेस भी कैलकुलेट करना बताया है। यदि मैं बात करूं कोई सॉइल सैंपल का, मैंने क्या किया, एक एलिमेंट लिया, एक कोई पोर्शन लिया, ये आपका सॉइल है, तो यहां आपको समझने की कोशिश है, मुझे पता लग चुका है वाटर इज फ्लोइंग हाई हेड टू लो हेड। वाटर कहां से कहां फ्लो हो रहा है, हाई हेड से लो हेड की तरफ फ्लो हो रहा है। और इस सिचुएशन में जब वाटर इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई हेड टू लो हेड, हमें क्या करना है, मुझे पता लग गया है कि यहां पर फ्लो का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है। यदि फ्लो का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मींस इस डायरेक्शन में एक सीपेज फोर्स लग रहा है, जिसका वैल्यू मेरे पास कितना अवेलेबल है, I गामा W पर यूनिट वॉल्यूम में। लेकिन यूनिट वॉल्यूम यदि वॉल्यूम दिया है तो मुझे लिखना चाहिए I गामा W। सो आई कैन राइट कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है I गामा W इंटू V का। फिर आप नोटिस करेंगे इसी डायरेक्शन में हमारे पास क्या एक और लग रहा है, इफेक्टिव स्ट्रेस भी लग रहा है। सॉइल में इफेक्टिव स्ट्रेसेस होते हैं, तो यहां पर आपके इफेक्टिव स्ट्रेस के कारण भी एक क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो इफेक्टिव स्ट्रेस आपका सिग्मा बार है, इसको भी यदि आप फोर्स के टर्म में कन्वर्ट कर दें इनटू फोर्स के टर्म में यदि आप कन्वर्ट करना चाहें,
तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर एरिया का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसकी जगह सीधे इफेक्टिव फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस लिख देता हूं। तो यहां पर मुझे लग रहा है फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस, और यहां पर मेरे पास क्या लग रहा था, फोर्स ड्यू टू सीपेज। तो यहां पर मैं लिख देता हूं फोर्स ड्यू टू सीपेज। यहां पर दो डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, आप इसका रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं, दैट आई कैन डिनोट बाय एफ आर, रिजल्टेंट फोर्स। ये रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू क्या बनना चाहिए, द रिजल्टेंट फोर्स का जो वैल्यू बनना चाहिए दैट इज इक्वल टू अंडर रूट फोर्स ड्यू टू सीपेज स्क्वायर प्लस फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस। सो इस फैशन में आप यहां पर क्या निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे आप रिजल्टेंट फोर्स निकालेंगे, इतना रिजल्टेंट फोर्स आपके सॉइल सैंपल पर लग रहा है। आपके सॉइल में कैपेसिटी होना चाहिए इसको रजिस्ट करने की। इस पे बेस्ड एक गेट का प्रॉब्लम हम यहां पर सॉल्व करना चाहेंगे। यदि आप देखेंगे, एक गेट का हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं जो कि गेट 2004 में 1 मार्क के लिए पूछा गया था। एंड द प्रॉब्लम इज अ यूनिट वॉल्यूम of mass of saturated soil is subjected to horizontal seepage। वॉल्यूम यूनिट दे रखा है, मीन्स 1 मीटर क्यूब दे रखा होगा। द सैचुरेटेड यूनिट वेट इज 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज 0.3। द रिजल्टेंट बॉडी फोर्स ऑन द सॉइल मास इज। तो हमें क्या करना है, यहां पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, तो क्या पहले हम वो निकाल लें, फोर्स ड्यू टू सीपेज। फोर्स ड्यू टू सीपेज निकालते हैं तो क्या देखेंगे हम, यहां पर देखते हैं फोर्स ड्यू टू सीपेज। यहां पर कितना हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, आई गामा डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, यूनिट दे रखा है 1 दे रखा है। आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट दे रखा है 0.3, यूनिट वेट में कंसिडर कर रहा हूं 9.81, वॉल्यूम दे रखा है 1। आगे देखते हैं फोर्स ड्यू टू, क्या दे रखा है उन्होंने, फोर्स ड्यू टू हमारे पास इफेक्टिव स्ट्रेस। तो पहले तो हम इफेक्टिव स्ट्रेस कैलकुलेट कर लें। यहां पर उन्होंने क्या दे रखा है, हमें यूनिट वेट दे रखा है, तो ऑफ सैचुरेटेड यूनिट वेट दे रखा है। सैचुरेटेड यूनिट वेट कितना हो जाएगा, 22 दे रखा है, 22 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब। मुझे निकालना है इफेक्टिव स्ट्रेस। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो जाता है, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। यहां पर फोर्स निकालना है मुझे, फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस। तो क्या मैं लिख दूं 22 माइनस 9.81। 22 इज द सैचुरेटेड यूनिट वेट माइनस 9.81 इज व्हाट, इट इज द यूनिट वेट ऑफ वाटर। तो ये आपका किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये इफेक्टिव स्ट्रेस का मतलब जो आपको सबमर्ज यूनिट वेट है उसमें कन्वर्ट हो चुका है। सबमर्ज यूनिट वेट सबमर्ज फोर्स लगाएगा, राइट, वेट ऑफ सबमर्ज जो निकलने वाला है और सबमर्ज फोर्स जो निकलने वाला है, मींस फोर्स टू इफेक्टिव स्ट्रेस निकलने वाला है, वो इस यूनिट वेट में आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वॉल्यूम कितना दे रखा है 1। तो आप देखिए मैंने फोर्स ड्यू टू सीपेज भी निकाल दिया, फोर्स ड्यू टू इफेक्टिव स्ट्रेस भी हमने निकाल दिया है। अब क्या करते हैं, हम इसका कैलकुलेशन करते हैं और देखते हैं कि कितना रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। सो यहां पर देखते हैं फोर्स ड्यू टू सीपेज के कारण 0.3 इंटू 9.81 मुझे मिला, यहां पर 2.943 वैल्यू क्या बनना चाहिए, किलो न्यूटन। उसके बाद 22 माइनस 9.81 क्या मिलता है वैल्यू, मिलता है मुझे 12.19, यूनिट क्या बनना चाहिए, किलो न्यूटन। मुझे निकालना था एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस सॉइल मास, दैट इज द स्क्वायर ऑफ दिस अंडर रूट स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस। सो देखते हैं यहां पर कितना बनता है, इट इज 2.943 स्क्वायर प्लस 12.19 स्क्वायर। फाइन, तो आप देखेंगे 12.19 स्क्वायर प्लस
2.943 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ योर आंसर। यहाँ पर मुझे रिजल्टेंट फोर्स जो मिल रहा है वो मिल रहा है 12.54 किलो न्यूटन। सो ये जो 12.54 किलो न्यूटन का जो रिजल्टेंट फोर्स मिला है दैट इज योर आंसर। आई नो योर ऑप्शन इज नॉट मैचिंग विद दिस आंसर, फिर भी ये आपका आंसर जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ योर गिवन प्रॉब्लम। इस आंसर के नियरेस्ट ऑप्शन जो भी आपको मैच करता है that you can give as your answer, but correct answer for this problem is 12.54 kilonewton. Thank you.